अगर खुश रहने के लिए काम करोगे खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश रहकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों मिलेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको कोई भी काम मन लगाकर और खुशी के साथ करना पड़ेगा, तभी वो कार्य आपका सफल होगा। फ्रेंड्स, मैं हूं उमेश कुमार और आप देख रहे हैं टैलेंट्स एकेडमी क्लासेस। आज का सेशन हमारा क्लास 10th मैथमेटिक्स में द्विघात समीकरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट चलते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं जिसमें हम द्विघात समीकरण चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने आपसे बात किया था पिछले लेक्चर में कि द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे उनकी प्रकृति क्या होगी, उनके लक्षण क्या होंगे, वो डिपेंड करता है डी के मान पर। डी मीन्स विविक्तकर जो होता है उसके मान पर द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं उनकी प्रकृति निर्भर करती है। हमने बात किया था कि डी को क्या लिखा जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर फिर हमने पहला बताया था कि डी जो है 0 से बड़ा है तो मूल जो है वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे मतलब असमान होंगे। ठीक है, जो दोनों मूल होंगे वो अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे। और दूसरा कंडीशन हमने बताया था कि अगर डी का मान 0 है तो जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे, उसके साथ साथ बराबर भी होंगे। ठीक है, तीसरा कंडीशन हमने बात किया था कि डी अगर 0 से छोटा है तो मूल जो हैं काल्पनिक होंगे। और चौथा ये भी बताया था कि अगर डी जो है पूर्ण वर्ग है तो मूल जो हैं वास्तविक और भिन्न होंगे मतलब अलग अलग होंगे। फिर पांचवा कंडीशन हमने बात किया था आपसे कि डी अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो ये होगा काल्पनिक, मूल जो होंगे काल्पनिक होंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि ये चीज़ आप लोग याद कर लिए होंगे। अब हम कुछ प्रॉब्लम लेंगे जो इस पर बेस्ड होगा। तो स्टूडेंट्स, पहला प्रॉब्लम है द्विघात समीकरण से, वो ये है कि k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये द्विघात समीकरण दिया है आपका kx x - 2 + 6 = 0 के मूल वास्तविक और बराबर हैं। मतलब इसके मूल वास्तविक और बराबर हों, इसके लिए k का मान क्या होगा। इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हों, अगर वास्तविक और बराबर होने के लिए हमें k का कौन सा मान चाहिए यही बताना है। इसके मूल वास्तविक और बराबर हों, इसके लिए k का कौन सा मान चाहिए। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करिए यहाँ पे, kx x - 2 + 6 = 0। अंदर मल्टीप्लाई करिए, kx से x में मल्टीप्लाई करिए तो आ गया kx², फिर kx से -2 करिए -2kx + 6 = 0। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जरा, ये द्विघात समीकरण है किसमें, x में द्विघात समीकरण है और इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हों, इसके लिए इस k का क्या मान होना चाहिए। इस k के किस मान के लिए इसके दोनों मूल वास्तविक और बराबर होंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि मूल वास्तविक और बराबर होने के लिए d का मान 0 के बराबर होना चाहिए। अगर t का मान 0 के बराबर होगा तो जो मूल होंगे वास्तविक भी होंगे और
बराबर भी होंगे। क्लियर है? तो d का मान हम निकाल लेते हैं यहाँ से। d का मान कैसे निकलता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d का मान हम यहाँ से निकाल लेते हैं। लिखेंगे विविक्त कर d इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर क्या है? -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका b इतना है, ये -4 गुणे k गुणे 6, ये a है, ये c है। 4ac होता है ना, इसका मान बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है d का मान, तो वही निकाल रहे हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए? d का मान 4k स्क्वायर माइनस 24k। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे मूल, यहाँ पे लिखिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे यदि किस कंडीशन पे वास्तविक और बराबर होंगे? d इक्वल टू 0 पर। तो d का मान ये इतना इक्वल टू 0 हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिएगा जरा, 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k। ठीक है, 24k, ये -24 है तो इधर +24 हो गया। तो यहाँ से एक k से कट जाएगा, मतलब यहाँ k स्क्वायर है, यहाँ k है, तो इसका एक k से कटेगा और 4 एकम 4। चलिए, तो यहाँ पे क्या बचा? 4k। 4 अभी नहीं काट रहे हैं हम, इसको ध्यान रखिएगा। 4k इक्वल टू 24 और k इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24/4। 24/4 करेंगे तो आ गया k इक्वल टू 6। ठीक है, ये k का मान 6 होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर पाएंगे कि k की वैल्यू अगर 6 है तो इसके जो मूल दोनों होंगे वो वास्तविक और बराबर होंगे। क्लियर है? चलिए, तो स्टूडेंट्स दूसरा प्रॉब्लम हम लिए हैं k के किस मान के लिए इस समीकरण x² - 4x + k इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, मतलब वास्तविक और असमान होंगे। तो आप जानते हैं वास्तविक और असमान मूल होने के लिए d कैसा होना चाहिए? d जो है मतलब विविक्तकर जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। हमने बात किया था कि अगर d का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, मतलब वास्तविक और भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, तो वही कंडीशन हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा, ये समीकरण लिखिए x² - 4x + k इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले d निकालिए आप। b² -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, -4k इतना हो गया। d इक्वल टू b² 16 हो गया, -4 a का 1 है और c k। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मूल वास्तविक, यहाँ लिखिए चूंकि मूल वास्तविक एवं
भिन्न होंगे, भिन्न होंगे यदि, यदि क्या होना चाहिए, d का मान 0 से बड़ा होगा। जब d का मान मतलब ये मान आपका ये 0 से बड़ा हो जाएगा तो मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक और भिन्न होंगे। तो चलिए इसको हम 0 के d का मान यहाँ रख देते हैं 16 माइनस 4 के, ये किससे बड़ा हो जाएगा, 0 से, मतलब ये d बड़ा है तो ये d का मान ये है, इतना 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ से देखिएगा 16 यहीं रहने दीजिए, दोनों तरफ आप यहाँ से देखिएगा -4k है तो उसको उधर ले जाइएगा तो ये 4k हो जाएगा। कहने का मतलब 16 4k से बड़ा होगा, ठीक है। ये जो -4k है इधर हम ले गए, ठीक है, तो 4k से बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 से दोनों तरफ भाग दे दीजिए, 4 से भाग दे दीजिए, तो इधर 4 से भाग देंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, मतलब 16 भागे ये 4 इधर हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका k। कहने का मतलब ये है k का जो मान होगा वो 4 से कम होगा। अगर k का मान यहाँ पे 4 से, ये जो k का मान है यहाँ पे जहाँ पे k है, अगर 4 से कम होगा, ये लिखा है ना k इज लेस दैन 4, अगर 4 से कम होगा तो इसके जो मूल आएंगे वास्तविक और भिन्न आएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम नंबर 3 हम लिए हैं। यदि -5 एक द्विघात समीकरण 2x² प्लस px -15 बराबर 0 का एक मूल है और द्विघात समीकरण p इंटू x² प्लस x प्लस k इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं, तो k का मान क्या होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये जो द्विघात समीकरण है इसका एक मूल हमें दे दिया गया -5 है, ठीक है। और इस द्विघात समीकरण जो दूसरा द्विघात समीकरण दिया है इसके मूल बराबर है, इसके जो दोनों मूल आएंगे वो बराबर है। तो हमें बताना है कि यहाँ पे जो k है इसका क्या मान होगा। अगर इसके मूल बराबर है तो k का क्या मान होगा, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस द्विघात समीकरण का एक मूल ये है तो हम -5 जब x की जगह रखेंगे तो इसका मान जो है 0 आएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये अगर हल है किसी भी समीकरण का तो इसको रखने पर ये 0 के बराबर होना चाहिए, मतलब राइट हैंड अगर 0 है राइट हैंड साइड तो यहाँ अगर x का मान हम रख देंगे तो 0 आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ लिखेंगे चूंकि -5 2x² प्लस px -15 बराबर 0 का हल है या मूल है, एक मूल है कि नहीं है ना, लिखा है -5 इसका एक मूल है, यही चीज़ हमने लिखा है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें आप जहाँ जहाँ x है -5 रखिए इसमें, तो 2 गुणे -5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25, ठीक है। यहाँ पे -5 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे x की जगह -5 करेंगे तो ये -5p हो जाएगा और -15 और बराबर 0, ठीक है। कहने का मतलब x का मान -5 इसमें हम रख रहे हैं। ये 50 हो गया आपका, 25 दूनों 50 -5p -15 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए 50 में से 15 घटेगा तो 35 आएगा, ये 50 में से 15 घटेगा तो 35 आएगा, तो 5p इधर ले जाइए तो 35 इधर हो गया और 5p उधर हो गया, तो यहाँ से p का मान क्या आ जाएगा, 5 सते 35 होता है, तो p का मान आ गया 7, p का मान क्या आ गया 7। अब ये जो p का मान है दूसरे वाले समीकरण में हम p का मान रख देते हैं, ठीक है। तो अतः दूसरे समीकरण से क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे 7 रखेंगे
तो हो जाएगा 7x² ये अंदर गुणा करेंगे ना, 7x² प्लस 7x प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ पे 7 रख दिए हैं, अंदर गुणा कर दिए हैं तो इतना आएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसके जो मूल हैं बराबर हैं। मूल बराबर कब होंगे? जब विविक्तकर मतलब d का मान 0 होगा तभी मूल बराबर होते हैं। हमने बताया था कि अगर d का मान 0 है तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक भी होंगे और बराबर भी होंगे। तो इसका d पहले आप निकालिए और इसको यहाँ से d बराबर क्या हो जाएगा? b² मतलब 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4ac 7 चौक 28 के 28K कैसे होगा? 4ac होता ना, 4 गुणे 7 गुणे k तो 7 चौक 28K हो गया। अब देखिए इतना आ गया, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि मूल क्या है? बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा? d बराबर 0, इतना बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से 49 माइनस 28K इक्वल टू 0, तो 28K इक्वल टू क्या हो जाएगा? 49। 28K इक्वल टू क्या होगा? 49। ठीक है, 7 से काट दीजिए, 7 चौक 28 होता है, 7 सता 49, तो K इक्वल टू हो जाएगा 7 और बटे 4। ठीक है, तो K का मान आएगा 7 बटे 4। यही आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका प्रॉब्लम नंबर 4 हम लिए हैं, इसको देखिए। यदि समीकरण lx² प्लस nx प्लस n इक्वल टू 0 के मूलों का अनुपात p अनुपात q है, तो सिद्ध करना है आपको कि √p/q प्लस √q/p प्लस √n/l इक्वल टू 0। इसको आपको सिद्ध करना है। तो चलते हैं इसको सिद्ध करें। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो अल्फा और बीटा जो दोनों मूल हैं उनका अनुपात p अनुपात q है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे आप कि अल्फा अपान बीटा दोनों मूल, ये अल्फा अपान बीटा क्या है? इसके दो मूल, किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल हमें लेना होता है तो अल्फा और बीटा लेते हैं। तो हम अल्फा और बीटा का अनुपात आपको दिया है p अनुपात q, तो p अनुपात q है। ये समीकरण नंबर 1 आपको मालूम है पहले से। और इसके अलावा हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग का सूत्र होता है -b/a, और -b/a इसमें देखिए b क्या है? b है n, तो -n/a क्या है? l। क्लियर है? चलिए, अच्छा, मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। c/a का मतलब n/l। ठीक है, इन तीनों से आप आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको अब हम सॉल्व करेंगे। चलते हैं यहाँ, यहीं पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करने का मतलब है कि √p/q प्लस √q/p बराबर -√n/l। यही सिद्ध करना है आपको। इसको बराबर सिद्ध करने का मतलब ये है कि चाहे इतना इक्वल टू इसको -7 लिख दीजिए, तो हमें इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। ठीक है, अगर इतना बराबर इतना सिद्ध करना है तो अब यहाँ पे हम सिद्ध करना शुरू करेंगे, या यूँ कह सकते हो कि इसका वर्ग करिए आप। इसको वर्ग जब करेंगे तो इधर वर्ग कर दीजिए और इधर वर्ग कर देंगे। वर्ग क्यों करेंगे? अंडर रूट को हटाने के लिए। ठीक है,
चलिए जब वर्क करेंगे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाइए तो p बटे क्यू ये वाला हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका q बटे p, ठीक है, प्लस 2ab। जब इसको गुणा करेंगे 2ab करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2। इसको जब गुणा करेंगे 2 इंटू ये तो ये p से कट जाएगा, q से कट जाएगा तो केवल 2 बचेगा और इधर आपका आ जाएगा n अपान यल। इसका स्क्वायर जब करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे रूट खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब है, इतना सिद्ध करने का मतलब चाहे हम इतना सिद्ध करें या इतना सिद्ध करें तो हम यही चीज़ सिद्ध करेंगे। हम ये वाला सॉल्व करके बताएंगे कि इसका मान यही होगा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करिए लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करके n अपान यल जब हमारा आ जाएगा तो प्रूव हो जाएगा। इसको सिद्ध करेंगे तो p अपान क्यू का मान यहाँ पे देखिएगा, p अपान क्यू का मान क्या होगा, अल्फा अपान बीटा। अच्छा q अपान p का मान, p अपान क्यू का मान अल्फा अपान बीटा हो गया। अगर q अपान p ये ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए तो ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे, तो हो जाएगा बीटा अपान अल्फा प्लस 2। और सॉल्व करिए इसको, इन दोनों को जोड़िए तो हो गया अल्फा स्क्वायर, ऐसे गुणा कर दीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा बीटा प्लस 2। क्लियर है ना। लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर अगर है तो इसको क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस देखिएगा अपान अल्फा बीटा। अच्छा इसकी जगह अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है इसकी जगह हमने लिखा है कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये प्लस 2 यहाँ पे रहेगा। ये जो प्लस 2 है ये वाला हम यहाँ लिखे हैं। अब इसको हम थोड़ा सा बता देते हैं कि इतना हल करने पर ये आएगा, ठीक है। कैसे आएगा यहाँ पे समझ लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करेंगे आप, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर यहाँ पे इसका स्क्वायर करके देख लीजिए आप, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इतने का मान इतने का स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा माइनस 2 अल्फा बीटा। 2 अल्फा बीटा करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा, यही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा। तो इसीलिए हमने इसकी जगह इतना लिखा था, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए उसमें अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे देखिए माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए, तो आपका हो गया इसका माइनस, अच्छा माइनस बी बाई ए और माइनस बी बाई ए का मान हमने निकाला कि एन बाई एल होता है, तो माइनस एन बाई एल का स्क्वायर, इसकी जगह माइनस 2 अल्फा बीटा का मान देखिए एन बाई एल, ठीक है, अपान अल्फा बीटा, ये देखिए अपान अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा करेंगे तो एन अपान एल आएगा, एन अपान एल, और प्लस 2 यहाँ पे रहेगा ये। क्लियर है। चलिए अब हम थोड़ा सा इधर सॉल्व करेंगे इसको देखिए, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो एन स्क्वायर एन अपान, इसका स्क्वायर करिए तो एन स्क्वायर अपान एल का स्क्वायर, यही आएगा ना, एन स्क्वायर अपान एल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर जब करेंगे माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस 2n अपान एल अपान एन अपान एल प्लस 2। क्लियर है। अब यहाँ से देखिएगा आप जरा, दोनों में एन अपान एल इसमें भी है, एन अपान एल इसमें भी है, तो कॉमन ले लीजिए आप एन अपान एल कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो यहाँ से क्या बचेगा
एन अपान यल बचेगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो एक एन अपान यल बाहर लिख लिए हैं, तो यहाँ से एन अपान यल बचेगा -2, क्योंकि ये कॉमन ले लिए हैं। और ये आपका एन अपान यल नीचे भी है, एन अपान यल नीचे भी है, ठीक है, और +2, तो ये इससे कट गया। एन अपान यल -2 +2, एन अपान यल -2 ये +2, ये दोनों कट गया, क्या आया एन अपान यल। हमें सिद्ध क्या करना था, एन अपान यल। तो यही हो गया आपका राइट हैंड साइड, प्रूव्ड हो गया। क्लियर है? चलिए स्टूडेंट्स, अगला जो प्रॉब्लम है, दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 394 है, तो पूर्णांक ज्ञात करिए। पूर्णांक ज्ञात करना है कि कौन से ऐसे दो धनात्मक विषम पूर्णांक है, दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ऐसे कौन से हैं जिनके वर्गों का योग करें तो 394 है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप समझ लीजिए, विषम धनात्मक पूर्णांक लेना है तो विषम धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, यही तो है विषम धनात्मक पूर्णांक। विषम भी होना चाहिए, धनात्मक भी होना चाहिए, पूर्णांक भी होना चाहिए, तो यही तो है। अच्छा, एक पूर्णांक मालूम हो तो उसके बाद वाला पूर्णांक क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रमागत का मतलब है कि लगातार। अगर 3 क्रमागत विषम संख्याएं लेना हो तो 1, 3, 5, 7 हो जाएगा, 1, 3, 5 हो जाएगा। ये नहीं कि 1, 5 और 9 कह दे। क्रमागत का मतलब क्रम से लेना है। तो आपको 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक लेना है। जैसे 1 है तो 1 के साथ 3 होगा, 3 है तो 3 के साथ 5 होगा, 5 है तो 5 के साथ 7 होगा। क्रमागत का मतलब यही होता है। चलिए, और मान लीजिए 1 है तो उसके बाद वाला क्रमागत कैसे आएगा? 1 है पहला, और उसके बाद वाला कैसे आएगा? 1 में 2 जोड़ने पर, तभी तो 3 आएगा। अगर मान लीजिए 3 है तो इसके बाद वाला कैसे आएगा? 3 में 2 जोड़ने पर 5 हो जाएगा, 3 और 5। ठीक है, कहने का मतलब 1 मालूम है तो दूसरा निकालना है क्रमागत, तो उसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ मान लेते हैं कि माना पहला विषम पूर्णांक बराबर x। ठीक है, इसलिए दूसरा क्या हो जाएगा बताइएगा जरा? दूसरा कैसे हो जाएगा? 1 मालूम रहे तो दूसरा कैसे निकालोगे? क्रमागत निकालने के लिए 2 जोड़ते हो ना, देखिए तो x में 2 जोड़ देंगे। मतलब एक विषम संख्या मालूम है तो उसके बाद वाली विषम संख्या कैसे आएगी? इसमें 2 जोड़ेंगे तब आएगी। ठीक है, जैसे 5 है तो ये 7 हो जाएगी, 1 है तो ये 3 हो जाएगा, 9 है तो 12 हो, 9 है तो 11 हो जाएगा, मतलब 2 जोड़ेंगे। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहा जा रहा है देखिएगा। प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि जो दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं उनके वर्गों का योग 394 है। तो दोनों के वर्गों का योग निकालिए। x² + x + 2 का स्क्वायर इक्वल टू 394, यही तो होगा ना। इन दोनों के वर्ग करेंगे, पहले वर्ग करने के बाद योग करेंगे। देखिए, वर्ग करना है फिर योग करना है, 394 होगा। तो हो गया x² प्लस इसका a + b होल स्क्वायर का फार्मूला लगाइए, x² + 4 + 4x, इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा इक्वल टू 394। अब यहाँ से 2x² हो गया, ये दोनों 2x² + 4x, ये 394 जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस है तो माइनस होगा, और 4 घट जाएगा तो -390 इक्वल टू 0। 390 कैसे हुआ? 394 में 4 घटा है। ये माइनस क्यों होगा? क्योंकि ये प्लस है तो इधर माइनस होगा। अब देखिए, आप चाहो तो 2 से सब में भाग दे दो,
2 हटाना है आपको, हटा दोगे तो हल करने में दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। एक्स स्क्वायर सब में 2 से भाग देंगे, 2x माइनस कितना हो जाएगा 2 से भाग दे दीजिए, 2 एक कम 2, 2 9 18, 2 पंचे 10। अब ऐसी 2 संख्याएं खोजिए जिनको जोड़ने घटाने पर 2 आए और गुणा करने पर 195 आए। ठीक है, तो कौन 13 घटाइए आप तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और 15 गुणे -13 करेंगे तो 195 आएगा। और 15 गुणे -13 करेंगे तो आएगा 195। ठीक है, इसका मतलब यही दोनों संख्याएं हुआ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 13x माइनस 195 बराबर 0। 15x माइनस 13x। ठीक है, कॉमन ले लीजिए, इसमें x कॉमन लेंगे तो x प्लस 15 बचेगा इधर, और इसमें कॉमन लीजिए माइनस 13 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ x बचेगा प्लस 15 बचेगा। ठीक है, 195 में 13 से भाग देंगे तो 15 आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए x प्लस 15 दोनों में है, इधर भी, और बचा क्या x माइनस 13। देखिएगा जरा, ये दोनों 0 के बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि अलग अलग 0 के बराबर करोगे तो x बराबर आएगा -15, यहाँ से x बराबर -15 होगा, ये प्लस है तो उधर जाएगा माइनस, और यहाँ से आएगा x बराबर 13। ठीक है, लेकिन इसमें अब कौन सा उत्तर सही होगा कौन सा गलत होगा इसको देखना है। दोनों जो क्रमागत विषम पूर्णांक हैं वो धनात्मक भी हैं। क्या है? धनात्मक है। तो ये तो ऋणात्मक आ गया, इसलिए इसको नहीं लेंगे, क्योंकि जो दोनों पूर्णांक हैं ये भी और ये भी धनात्मक हैं, तो x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमारा x का मान क्या हो गया 13। तो इसलिए पहली संख्या आपकी आ गई 13 और दूसरी आ गई 15। यही दोनों आपके आंसर हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रॉब्लम है हमारा, प्रॉब्लम नंबर 6 है। एक रेलगाड़ी एक नियत चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, कोई रेलगाड़ी है वो अपने नियत चाल से 300 किलोमीटर जाती है। चलिए, यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, अब जिस चाल से वो जा रही थी उसकी चाल बढ़ा दिया जा रहा है कितना किलोमीटर प्रति घंटा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वह जो रेलगाड़ी है यात्रा 2 घंटे कम समय में तय करती है। मतलब वो 300 किलोमीटर जाने में जितना समय पहले ले रही थी उससे 2 घंटे कम ले रही है, जब वो उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया जाता है तब। तो रेलगाड़ी की मूल चाल ज्ञात कीजिए। मतलब आपको यह बताना है कि रेलगाड़ी शुरुआत में किस चाल से जा रही थी, जब वह 300 किलोमीटर गई थी शुरुआत में, तो किस चाल से वो जा रही थी। ठीक है, उसी चाल को आपको बताना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा कि एक रेलगाड़ी जो है आपकी, ठीक है, वो जा रही है किसी स्पीड से, मान लीजिए कि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। हम मानते हैं कि मान लो कि वो 10 किलोमीटर जा रही है 1 घंटे में शुरुआत में। ठीक है, और वो 300 किलोमीटर चली गई, कितनी दूरी तय की? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 300 किलोमीटर। अब ये कह रहे हैं कि इसकी चाल बढ़ा दीजिए आप, मतलब 10 से क्या करिए 15 कर दीजिए, इसको 15 किलोमीटर प्रति घंटा कर दीजिए, और ये कितनी दूर जाएगी? इसी 300 किलोमीटर ही जाएगी, लेकिन समय कम हो जाएगा। ये यहाँ पे जो समय लग रहा था आपका, जो समय लग रहा था यहाँ पे समय इससे 2 घंटे कम लगेगा। यहाँ पे ये जो समय लगा था, मान लो 5 घंटे अगर लगा होगा तो यहाँ 3 ही घंटे लगेगा। यही चीज़ है। तो आपको शुरुआत में
कितने किलोमीटर की चाल से वो चल रही थी वही बताना है। मतलब ये शुरुआत वाला जो चाल है यहाँ तो हम बता दिए थे कितना है, तो यही निकालना है आपको, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे मानेंगे, माना रेलगाड़ी की मूल चाल, ये मूल चाल ही निकालना है। मतलब शुरुआत की जो चाल थी जिसमें 300 किलोमीटर हो गई है, मूल चाल इक्वल टू, हम मान ले रहे हैं कि ये x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। हम मान ले रहे हैं कि जो रेलगाड़ी है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है शुरुआत में। अब x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितनी दूर जा रही है, 300 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपकी जो दूरी है वो है 300 किलोमीटर, ठीक है। अब हमें निकालना है समय। अब कितना समय लगा 300 किलोमीटर जाने में वही निकालेंगे। तो समय बराबर होता है दूरी बटे 4, दूरी बटे 4। तो समय यहाँ पे देखिए दूरी बटे 4 करेंगे तो 300 बटे 4 ये है आपका दूरी, ये है 300 बटे x। इतना किलोमीटर हो गया, ओ सॉरी इतना घंटे हो गया। कहने का मतलब आपको समय पता चल गया कि वो 300 किलोमीटर जाने में कितना घंटे लगा, 300 बटे x घंटे लगा। किस स्पीड से जा रही है, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। चलिए अब हम प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न में जो कहा गया उसके अनुसार क्या होगा उसको देखिए। प्रश्न में ये कहा गया है कि चाल सबसे पहले 5 किलोमीटर बढ़ा दीजिए। बढ़ा दिए ना, तो हम चाल को बढ़ा देंगे, चाल को बढ़ा देंगे तो चाल अभी x है तो x बटे 5 हो जाएगा। चाल कितना हो जाएगा, x धन 5, इतना किलोमीटर प्रति घंटे हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। चलिए अब और देखिए, जो समय है 2 घंटे कम लगता है। समय कितना लगता है, 2 घंटे कम। जो समय है वो क्या है, 2 घंटे कम, इससे 2 घंटे कम, जो शुरुआत में लग रहा था उससे 2 घंटे कम। तो 300 बटे x माइनस 2, इतना घंटे हो गया, हो गया। अब यही वाला फार्मूला लगा दीजिए, दूरी ये वाला, समय बराबर दूरी बटे 4। तो ये जो समय है इसको कर दीजिए बराबर, दूरी कितना है 300, चाल कितना है यही x धन 5। ये जो समय आया है वो किसके बराबर होगा, कुल दूरी बटे कुल चाल के। ये हमारा फार्मूला है, तो ये हमारा समय किसके बराबर होगा, दूरी बटे चाल के। अब इसको सॉल्व करिएगा आप, इतना हो गया ये। अब यहाँ से हम घंटे थोड़ा सा हटा देते हैं जिससे कि दिक्कत ना हो। आपका ये समीकरण बन गया है, ठीक है। अब 2 को उधर कर दीजिए, इसको इधर कर लीजिए। तो 300 बटे x माइनस 300 बटे x धन 5, ये वाला माइनस 7 इधर आ गया, इधर आ गया 2। क्लियर है। चलिए अब इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे एलसीएम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, x इंटू एक्स प्लस 5। तो आपको इसमें इससे गुणा करना पड़ेगा और इसमें इससे। तो आपका इसमें करिए 300x प्लस 1500, 300x प्लस 300 हो गया, 3 × 5 = 1500 माइनस 300x बराबर, यहाँ पे देखिए नीचे x इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा नीचे। तो हम इसको जो नीचे वाला है इधर कर दे रहे हैं, तो 2 गुणे x इंटू एक्स प्लस 5। ये क्यों हो गया, क्योंकि ये इतना तो लिखेंगे ही गुणा करके, और नीचे हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5, ये नीचे रहेगा। तो यहाँ बटे 1 करके तिरछा इसमें गुणा कर देंगे तो ये इतना हो जाएगा। चलिए आगे कितना हो जाएगा देखिएगा,
ये दोनों कट गए आपस में, ठीक है। और इसको गुणा कर लीजिए, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 5x, 2x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 1500। कैसे हुआ 1500 तो क्लियर है आपको। ये हो गया 2x में x से गुणा करेंगे 2x स्क्वायर, फिर 2x से 5 में गुणा करेंगे 2 पंचे 10x। अब यहाँ से 2 से भी भाग दे सकते हो, तो 2 से भाग दोगे तो x स्क्वायर प्लस 5x, इसको इधर कर लीजिए माइनस 750। जब 2 से भाग देंगे इसमें 750 इधर आएगा प्लस में, लेकिन इधर जब करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब 5 के ऐसे तो 5 के लिए ऐसी दो संख्याएं खोजिए जिनको गुणा करने पर माइनस 750 हो, ठीक है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे देखिए 750 है ना, 750 किसको किसको गुणा करने पर आना चाहिए माइनस 750, 25 गुणे 20 करेंगे आप, 25 गुणे 20 नहीं, 25 गुणे 30 करिए तो 750 आएगा, ठीक है। लेकिन प्लस 5 आना चाहिए, तो ये आपका माइनस 25 हो जाएगा प्लस 30 हो जाएगा। जब गुणा करेंगे तो माइनस 750 होगा। तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 30x, 30x माइनस 750 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन लीजिए इसमें तो x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 25 हो जाएगा, और इसमें कॉमन जब 30 आप ले लेंगे, 30 कॉमन लीजिए तो x माइनस 30 से इसमें भाग दीजिएगा 25 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो आपका हो गया x माइनस 25 एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो गया x माइनस 25 एक ब्रैकेट में, दूसरा जो बचा है x प्लस 30 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए x के दो मान आएंगे, पहला आएगा x इक्वल टू 25, ये जब 0 करोगे इसके बराबर इसको तो ये प्लस हो जाएगा, और ये आएगा x इक्वल टू माइनस 30, ठीक है। और ये जो चीज़ है इसको नहीं माना जाएगा, क्योंकि x क्या माने हैं चाल, तो किसी भी गाड़ी की किसी भी आदमी की चाल ऋणात्मक नहीं होती है, वो हमेशा धनात्मक होती है, तो ये नहीं माना जाएगा। इसलिए x का मान आएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x बराबर हो गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही हमको बताना था कि उसकी मूल चाल कितनी होगी। क्लियर है। चलिए स्टूडेंट, जो अगला प्रॉब्लम है आपका उसको ध्यान से देखिए। ये है एक समकोण त्रिभुज, उसमें बताया गया है कि उसका जो कर्ण है उसकी छोटी भुजा के दुगने से 1 मीटर अधिक है। मतलब जो समकोण त्रिभुज में 3 चीज़ें होती हैं, लंब, आधार और कर्ण। तो जो कर्ण है वो उन तीनों में जो सबसे छोटी भुजा है उसके दुगने से 1 मीटर अधिक है, ठीक है। और जो तीसरी भुजा है, एक तो हो गई छोटी वाली भुजा, एक कर्ण हो गया, उसके अलावा जो भुजा बचती है तीसरी भुजा, वो छोटी भुजा से 7 मीटर अधिक है। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं। यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाना है हमको। चलिए समकोण त्रिभुज हम बना दिए, ठीक है। ये आपका समकोण त्रिभुज है। इसमें छोटी भुजा कौन सी दिख रही है आपको? सबसे पहले तो ये देख लीजिए, एक कर्ण है और ये 90 अंश का कोण बनना है, समकोण है तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। ये आपका लंब है, ठीक है, और ये आधार है, ठीक है। आधार देखिए इसमें छोटा सबसे कौन सा है? ये वाला छोटा दिख रहा है ना, तो इसको आधार को हम x मान ले रहे हैं, आधार को x मान ले रहे हैं, यही सबसे छोटा है। तो अब प्रश्न के अनुसार आप देखिए, जो कर्ण है, जो ये वाली भुजा है, ये वो छोटी वाली भुजा के दुगने से 1 अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, सॉल्व करिए इसको।
प्रश्नानुसार सबसे पहले लिखिए माना छोटी भुजा इक्वल टू x मीटर हम ले रहे हैं इसको, ठीक है। अतः प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार क्या होगा, जो कर्ण है, ये जो कर्ण है वो किसके बराबर है, छोटी भुजा के दुगने से एक अधिक, ठीक है। जो कर्ण है हमने लिखा कर्ण बराबर छोटी भुजा का दुगना प्लस एक, मतलब एक अधिक, यहाँ लिखा है ना, छोटी भुजा के दुगने से एक अधिक, तो छोटी भुजा का दुगना किए उससे एक अधिक कर दिए, तो किसके बराबर हो गया, कर्ण के। चलिए ये एक हो गया। और क्या कह रहा है, जो तीसरी भुजा है, ठीक है, तीसरी भुजा कौन सी बची, ये वाली बची, मतलब लंब, जो लंब है वो किसके बराबर है, छोटी भुजा से 7 अधिक है, छोटी भुजा x है उससे 7 अधिक है। ये समीकरण नंबर 2 हो गए। अब हम क्या करेंगे, ये समकोण त्रिभुज है जिसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय हम यूज करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, वो है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही है, ठीक है। अब इसमें हम रख देते हैं, कर्ण क्या है, ये है, तो 2x + 1 इसका वर्ग, लंब क्या है, ये देखिए लंब हमने लिखा है x + 7 का वर्ग, और आधार क्या है, x का वर्ग, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से x का मान आ जाएगा और फिर x का मान आ जाएगा, तीनों भुजाएं निकल जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, इसका स्क्वायर करिए, a + b होल स्क्वायर 4x² + 1 + 4x, ठीक है। इसका स्क्वायर करिए, x² + 49 + 14x, a + b होल स्क्वायर करिएगा प्लस x², ठीक है। अब देखिए ये x² यहाँ पे 2x² इधर हो गया, तो 2x² इधर कर लीजिए आप, तो 4 में से ये 4 है, उधर आएंगे घटेंगे वो दोनों, तो 2x² हो गया। अब इधर देखिए ये 4x है, ये 14x है, तो ये 14x जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -14 + 4, तो आपका हो गया -10x, ठीक है। अब बचा क्या, 49 बचा है, तो 49 जब इधर आएगा तो -49 होगा, -49 में एक जब जोड़ेंगे तो हो गया -48 = 0, ठीक है। आप इसमें 2 से भाग दे दो तो और सरल हो जाएगा, अगर नहीं देना है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 से भाग दे दो, x² - 5x - 24 = 0। अब देखिए 2 संख्याएं ऐसे खोजिए जिसको जोड़ने घटाने पे -5 आए, गुणा करने पे -24 आए, तो हो जाएगा आपका 8 + 3, ठीक है, -8 + 3, तो आपका हो गया x² - 8x + 3x - 24 = 0। क्लियर है इतना। अब देखिए इन दोनों में कॉमन लीजिए आप, तो जब कॉमन लेंगे आप तो x हो जाएगा इसमें कॉमन, x - 8 हो जाएगा, ठीक है। इसमें दोनों में कॉमन लीजिए, 3 कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन लीजिए, x - 8, यहाँ से x - 8 बाहर निकाल लीजिए, और हो गया x + 3 बचा है, x + 3 = ये सब 0 के बराबर है, ठीक है। जब इसको आप 0 करोगे तो x बराबर आएगा 8, जब इसको बराबर 0 करोगे x बराबर आएगा -3, और इसको नहीं माना जाएगा, क्यों नहीं माना जाएगा,
क्योंकि किसी त्रिभुज की जो भुजाएं होती है ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसको आप नहीं मानोगे, आपका उत्तर हो गया x = 8। जब x = 8 आ जाएगा तो यहाँ पे तीनों भुजाएं ज्ञात करना है। तो ये हो गया 8 और ये हो गया आपका कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ 8 देखिए, 8 दूनी 16, 1 17। ये लंब कितना हो जाएगा 8 7 15। तीनों भुजा आपका मिल गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? आज के सेशन का लास्ट प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, उसको ध्यान से देखिए। इस तरह के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको समझने की आवश्यकता होती है, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। 1 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु मतलब उसकी उम्र अपने पुत्र की आयु की 8 गुनी थी। अब उसकी आयु अपने पुत्र के आयु की अब उसकी आयु अपने पुत्र के आयु के वर्ग के बराबर है। ठीक है, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्रश्न को पहले समझिए। 1 वर्ष पहले कोई आदमी है, उसकी जो उम्र 1 वर्ष पहले थी वो किसके बराबर थी? उसका एक बेटा है, उस बेटे के आयु के 8 गुनी के बराबर थे। कहने का मतलब यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए, एक आदमी है, मान लो कि ए है। ठीक है, कोई आदमी है, इसकी 1 साल पहले जो उम्र थी, मान लो कि 1 साल पहले वो 40 साल का था। ठीक है, और उसके बेटे की उम्र मान लीजिए 5 साल है। इस समय उसके बेटे की उम्र 5 साल है, तो इसकी 8 गुनी करेंगे तो 40 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक आदमी है, उसकी 1 साल पहले जो उम्र है वो उसके बेटे की जो उस समय उम्र थी उसके 8 गुने के बराबर है। और बताया जा रहा है कि अब मतलब इस समय, ये तो पहले की बात हो गई, इस समय जो उम्र है वो उसके पुत्र के उम्र के वर्ग के बराबर है। क्लियर है? जैसे उसके बेटे की उम्र 4 साल है तो उसके पिता की उम्र 16 साल हो जाएगी। इसके बेटे की उम्र अगर 5 साल है तो उसकी उम्र 25 साल हो जाएगी इस समय की बात। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, दोनों की वर्तमान उम्र बताना है, मतलब इस समय क्या उम्र है वही बताना है। 1 साल पहले बताया जा रहा है जो चीज़ें हैं यहाँ पे। तो माना पुत्र की वर्तमान आयु मतलब उम्र x वर्ष है। ठीक है, हम उसके पुत्र की वर्तमान आयु मान रहे हैं कि x वर्ष है। क्लियर है? अब देखिए, यहां से अतः पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी बोलिएगा? x² हो जाएगी ना। यहाँ पे लिखा है अब मतलब इस समय उसकी आयु मतलब इस आदमी की जो आयु है उसके पुत्र के आयु के वर्ग के बराबर है। तो उसके पुत्र की आयु x है तो x के वर्ग के बराबर है। क्लियर है ना? इस समय पिता की उम्र x वर्ष होगी, पुत्र की उम्र x साल अगर होगी तब, क्योंकि इसके वर्ग के बराबर पिता की उम्र है। चलिए इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न में क्या कहा गया उसको समझिए। उसमें ये कहा गया है कि 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले का मतलब है इस समय अगर 40 साल का है तो वो 1 साल पहले कितना रहा होगा? 39 साल का रहा होगा, मतलब 1 कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 साल पहले अगर इसकी बात करें पिता की,
तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इतना साल का होगा, ये होगा कि नहीं होगा? अगर इस समय 50 साल का कोई आदमी हो तो एक साल पहले कितने का हो जाएगा? एक घटा देंगे ना, तभी तो 49 होगा। 2020 में कोई 10 साल का है तो 2019 में 9 ही साल का होगा ना, एक साल पहले एक कम हो जाएगा। तो एक वर्ष पहले जो व्यक्ति है उसकी आयु कितना हो जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस 9। वो किसके बराबर है? पुत्र की आयु की 8 गुनी के बराबर है। तो एक साल पहले पुत्र की आयु कितनी रही होगी? एक्स माइनस 1। इस समय अगर एक्स साल का है तो एक साल पहले एक्स माइनस 1 साल का होगा। इसके 8 गुने के बराबर है किसकी उम्र? इसकी उम्र, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 8 गुनी है। कब? एक साल पहले। एक साल हमने कम कर दिया है तो एक साल पहले की उम्र आ गई, तो पिता की एक साल पहले उम्र उसके बेटे के एक साल पहले की उम्र की 8 गुनी है। क्लियर है? चलिए अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8x माइनस 8 हो गया ना, अंदर गुणा कर दिए हम। अब यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको इधर लिया है और इसको भी इधर लाइए तो प्लस 8 हो जाएगा। ये वाला प्लस 8 इधर हो जाएगा तो 8 में से 1 गए 7 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखिएगा इसको, माइनस 8 को कितना लिख सकते हैं बताइएगा? -7 प्लस -7 एक्स माइनस एक्स, -7x माइनस एक्स करेंगे तो -8x हो जाएगा। दोनों जुड़ जाएंगे ना, माइनस माइनस होंगे जुड़ेंगे और माइनस लगा रहेगा, +7। ऐसे कितना क्यों हम लिखे? हम इसलिए लिखे कि दो संख्याएं ऐसे खोजना था जिनको गुणा करने पर -8 आए, जिनको जोड़ने घटाने पर -8 आए और गुणा करने पर 7 आए। तो हमने दोनों संख्याएं -7 और -1 लिया है। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो अब -8 आ जाएगा और जब गुणा करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 आना चाहिए था। चलिए यहाँ पे हम x कॉमन ले रहे हैं तो x -7 हो जाएगा। यहाँ पे -1 कॉमन ले लीजिए इन दोनों में। जब माइनस कॉमन लेंगे तो इनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ x हो जाएगा, यहाँ -7, -x था तो +x, 7 है तो -7। ठीक है, अब देखिएगा ये कितना हो गया? x -7 एक ब्रैकेट में आ गया, दूसरे में आ गया x -1 इक्वल टू 0। चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा? x बराबर आ गया 7 और x बराबर 1। ठीक है, तो x के दो मान यही आएंगे आपके। क्लियर है? तो इसका मतलब यह है कि पुत्र की आयु जो है, जब x लेंगे 7 लेंगे, पुत्र की आयु जब 7 लेंगे तो इसकी उम्र क्या हो जाएगी? 49 साल। ठीक है, यही दोनों वर्तमान आयु पूछ रहा है तो वर्तमान आयु आपको बताना है, उत्तर यही होगा आपका। क्लियर है ना? यहाँ पे 2 उत्तर आपके आएंगे। अगर जब 7 लोगे, पुत्र की आयु 7 वर्ष लोगे तो इसका 49 हो जाएगा। अगर पुत्र की आयु 1 साल लोगे तो पिता की उम्र 1 साल होगा, ये माना नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि पिता और पुत्र की आयु बराबर नहीं हो सकती है। क्लियर है ना? इसलिए आपका ये 7 और 49 यही आपका उत्तर सही होगा। ठीक है, 7 और 49 होगा तो ये वर्ग हो गया, और 1 साल पहले अगर इसको करेंगे तो ये 6 साल को हो जाएगा, ये 48 साल को हो जाएगा। तो 6 × 48 मतलब 8 गुना, 1 साल पहले 8 गुना हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपके चैप्टर द्विघात समीकरण के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज थी मैंने यहाँ पर लिया था, जो कि आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ठीक है, और इस तरह से आपका चैप्टर क्लोज होता है।
स्टूडेंट्स, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, साथ ही साथ हमारे चैनल टैलेंट एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ या आगे आने वाले जो चैप्टर हैं उनके वीडियोज़ आपको तुरंत नोटिफाई कर दी जाए। थैंक यू सो मच।